गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका लास्ट वाले वीडियो में एक अनुगमन वेग से रिलेटेड एक डेरिवेशन करा दिया था। अब ये हमारा क्या है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो इसको आपको करना है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो अब हम अपना टाइम बचाते हुए क्या है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इसमें क्या करना है। अब सबसे पहले हम देखो इसमें क्या करते हैं, इसकी जब उत्पत्ति करते हैं कि माना हमारे पास क्या है कि माना एक एल लंबाई का कोई चालक तार है और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और जिसका एक सिरा धनात्मक और एक सिरा निगेटिव है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जो चालक तार है इसके सिरों के बीच क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया। और विभवांतर कब उत्पन्न होगा, जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इसमें विभवांतर लगा दिया। अब ये बताओ, जब हम इसमें विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि विभवांतर लगाने से क्या उत्पन्न हो जाता है, हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो इसका जो डेरिवेशन है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या है, जब हमने विभवांतर लगाया तो क्या उत्पन्न हो जाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये बताओ, जब इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है हमारी, किस ओर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ये भी बताई थी मैंने। और दूसरी बात ये बताओ, जब हमारा एक चालक तार है तो उसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब हमने इसमें वैद्युत क्षेत्र, इसमें विभवांतर लगाया और इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन पे क्या है, बल भी लगेगा। और जब इन पे बल लगेगा, ठीक है, बल लगने के कारण क्या है, ये गति करेंगे। और जब ये गति करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें वेग भी होगा कुछ। ठीक है, और जब वेग होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यानी हमने विभवांतर लगाया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कुछ बल लगेगा। जब बल लगेगा इसका मतलब क्या है, एफ बराबर क्या होता है, एम में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें त्वरण भी होगा। ठीक है, अब ये बताओ, जब त्वरण होगा, हमें पता है कि जब त्वरण किसके कारण होता है, वेग के कारण ही तो होता है। और वेग कौन सा होगा यहाँ पर, अनुगमन वेग। तो प्यारे बच्चों, हमको ये वाले फाइंड करने हैं और इसके फाइंड करने के बाद हमारा डेरिवेशन खत्म। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो कि माना एक चालक तार, ठीक है, जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यही है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि जब तार के सिरों पर, ठीक है, क्या किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। यानी सब क्या किया हमने, तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, क्योंकि ये बताओ, जब हमारा E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब V होगा तो इसका मतलब क्या है, E भी होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लिख दो, तब तार के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब ये बताओ, वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है विभवांतर के रूप में, E बराबर क्या होता है, dV/dx। लेकिन मैंने बताया था कि जब हमारे पास चालक रहता है या प्लेट ही रहती है तो E बराबर क्या होता है, ये तो होता है V/L। हमने क्या मान लिए, समीकरण 1। ठीक है,
अब इसके बाद में क्या है, हमें पता है कि चालक के अंदर क्या है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्या है, वे गति भी करेंगे। ठीक है, और गति जब वे गति करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उन पर बल लगेगा। तो क्या लिखते हैं हम कि चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, अब चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा F बराबर, ये बताओ F बराबर क्या होता है, यही तो होता है, चूंकि F बराबर होता है कितना, क्यू ई, यानी कि E बराबर होता है F अपॉन क्यू। और E बराबर क्या होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ई। क्योंकि हमारा जब वैद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई। और लेकिन यहाँ पे किस पे लग रहा है बल, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, ई। तो क्यू के, इसके क्यू के स्थान पर क्या लेंगे हम, ई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई। ठीक है, अब ये बताओ समीकरण 1 से बताओ जो हमारी ई की वैल्यू है वो कितनी है, ये तो हमारी जो भी तो है, ई की वैल्यू कितनी है हमारी समीकरण 1 से, वी अपॉन एल। हमने क्या मान ली, समीकरण 2 मान ली। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, जब इस पर बल लगेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। देखो चेन बना रखी है, ये ध्यान रखो, अपने आप डेरिवेशन खत्म। ठीक है, ये बताओ वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, बल निकाल लिया, जब बल लगेगा तो उसका मतलब क्या है, इसमें त्वरण भी होगा। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमने क्या मान लिया कि माना वस्तु का द्रव्यमान, या वस्तु का ना लिख कर ही लिखो, तार का द्रव्यमान m है। ठीक है, या तार का भी कटिंग कर दो, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो लिखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो तब इलेक्ट्रॉन पे लिखो, तब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अब लगने वाला जो बल होता है F बराबर क्या होता है, m में ही तो होता है। तो यहाँ से जो A बराबर मिलेगा हमें, त्वरण कितना मिलेगा, F अपॉन m, यही तो मिलेगा हमें F अपॉन m। ठीक है, लेकिन ये बताओ F की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, यही तो है EV अपॉन ml, क्योंकि m तो जो का तू, F की वैल्यू है EV अपॉन L। तो समीकरण क्या मान ली प्यारे बच्चों, हमने 3। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इससे आगे, और जिसकी समझ में न आया हो वो क्या करे, एक बार वीडियो को पीछे देखे। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ, जो हमारा चालक तार है इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते हैं तो गति करने के दौरान क्या होता है कि जो इसके अंदर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वे क्या है, धन आयनों से क्या है, विपरीत दिशा में गति करते हैं। और विपरीत दिशा में गति करने के दौरान क्या होता है, वे किसी वेग से ही तो चलते हैं जब गति करेंगे। और इस वेग को ही हम क्या कहते हैं, हमारी जो ये है मतलब जो विद्युत धारा का चैप्टर है, इस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जिसके बाद में हम लिखते हैं कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धनायनों से क्या है, बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण वे एक नियत वेग से गति करते हैं। ठीक है, और इस वेग को देखो, यहाँ से डेफिनेशन भी हो गई हमारी, इस वेग को अनुगमन
वेग कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बार बार टकराते रहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तथा इनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्या बोलते हैं हम, क्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। और जो क्रांतिकाल होता है इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब देखो, तब देखो क्या करते हैं, देखो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब देखो जो वे दो टक्करें होती है हमारी, क्रमागत का मतलब है लगातार, ठीक है। इन दोनों टक्करों के बीच में जितना भी समय लगता है उस समय को हम क्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। और जो टाइम लगेगा, अब जो क्रांतिकाल होता है टो से प्रदर्शित करते हैं, तब क्या लिखते हैं हम, तब जो हमारा अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, वी डी। अब ये बताओ जो वेग होता है वी डी बराबर, तो क्या करते हैं हम, गति के पहले समीकरण से हमने इनका प्रारंभिक वेग तो मान लिया यू प्लस के त्वरण कितना है ए, और लगा समय कितना है ए टो, ठीक है। अब ये बताओ जो वी डी है, वी डी बराबर, ये बताओ इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब उस हमने विभवांतर उत्पन्न नहीं किया था तो उनका जो प्रारंभिक वेग था कितना था, वो 0, क्योंकि वे विराम अवस्था में पड़े हुए थे। और जो ए की वैल्यू आई थी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ईवी अपॉन एम एल, और इंटू में कितना था टो, टो क्या है क्रांतिकाल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो जो वी डी बराबर मिल गया हमें, क्या मिल गया, ईवी अपॉन एम एल इंटू टो, ठीक है। अब समीकरण क्या मान लिया हमने 4। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा, ये बताओ वेग निकल गया। अब अनुगमन वेग और क्या है विद्युत धारा में एक संबंध होता है, फिर वो लगाना है हमको। तो चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, क्योंकि चालक में धारा भी तो प्रवाहित होगी, क्या होता है एन ए वी डी ई, तो क्या है समीकरण 4 से, तो जो समीकरण 4 से वी डी की वैल्यू है इसमें रख दो, तो ये क्या है एन ए वी डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ई वी अपॉन एम एल, ठीक है। और इंटू में कितना है टो, और इंटू में ई। तो यहाँ से देखो कि जो हमारे वी है, ठीक है, देखो इस आई को तो ले जाओ इसके अपॉन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वी अपॉन आई, देखो इस आई को लेंगे हम, देखो प्यारे बच्चों इस आई को लेंगे हम इसके अपॉन में, तो ये क्या हो गया वी अपॉन आई, लिख दिया हमने इस साइड में लिख लो, या इस एल एच एस में लिख लो, आर एच एस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एम एल हमारा पहुंच गया ऊपर, तो ऊपर चला गया अपॉन में, ये कितना है एन ए, देखो एन ए ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर, और इंटू में कितना है टो। अब देखो यहाँ से हम जो क्या है ये वाला सारा पार्ट क्या है, क्योंकि एम क्या है द्रव्यमान है, एल लंबाई, एन इलेक्ट्रॉनों संख्या, ये क्षेत्रफल, ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो क्या है समय, यानी सभी क्या है हमारे कांस्टेंट है। तब जो हम क्या लिख देते हैं कि वी बटे आई बराबर क्या लिख देते हैं नियतांक, ठीक है। बस इसके आगे लिख देते हैं। और एक बात और, क्योंकि देखो वी अपॉन आई बराबर ये सारे नियतांक है, तो नियतांक मिल गया, ठीक है। तो जहाँ हम क्या लिख देते हैं कि जो एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टो है एक नियतांक है, ठीक है, यानी जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और यही क्या है हमारा, यही ओम का नियम है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा के वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जब वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो क्या है इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर बल लगेगा, और जब हम बल लगाओगे हमें पता है कि जब बल होगा तो उसका मतलब है उसमें त्वरण होगा, और जब त्वरण होगा उसका मतलब है उसमें वेग होगा, और जब वेग होगा उसमें तो इसका मतलब है क्या है
अनुगमन वेग है तो इसका मतलब हमें फिर बाद में लगाना है वैध, क्योंकि हमें तो वो ज्ञात करना है ना, पर ओम का नियम की उत्पत्ति V/I बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसमें हमें धारा भी चाहिए। अब हमें पता है कि चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होती है, NAVDE। तो यहाँ से हमने I बराबर क्या हो गया, NAVD की वैल्यू रख दी समीकरण इससे जो आई, तो यहाँ से V/I बराबर ये मिल गया। हमने मान लिया संपूर्ण कांस्टेंट, और कांस्टेंट मानने के बाद क्या है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि V/I बराबर किसके होता है, R के। तो आई होप प्यारे बच्चों डेरिवेशन समझ गए होंगे सभी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है बहुत ही बढ़िया, गतिशीलता। ठीक है, मोबिलिटी। अब देखो ये गतिशीलता क्या होता है। सबसे पहले देखो, गतिशीलता को सिंपल सी बातों में टर्म करें कि हमारा कोई गतिशील आवेश वाहक है। ठीक है, यानी कि गतिशील आवेश वाहक का मतलब है कि हमारे पास या इलेक्ट्रॉन हो या कोई धनावेश हो। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक तो उसका अनुगमन वेग तथा और जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, हमारा गतिशीलता कहलाता है, और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले बच्चों किसी को कोई डाउट है, बस ये लिखना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश के अनुगमन वेग को, ठीक है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी गतिशीलता में सिंपल ये है तो डेफिनेशन कि किसी, ठीक है, किसी गतिशील आवेश वाहक, ठीक है, के अनुगमन वेग तथा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, गतिशीलता कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसका जो मात्रक होता है, इसका यहीं पर लिख देता हूँ, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। ठीक है, अब जो म्यू बराबर होगा, देखो म्यू बराबर क्या होगा, मैंने क्या बताया, VD/E। अब VD/E होता है तो यहाँ से, ठीक है, इसका क्या है, हमें फॉर्मूला ये मिल जाता है और इसी से ही हम ज्ञात कर लेते हैं, और उसी के अनुसार हम जो VD है, ठीक है, VD को हम E लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है, पर यहाँ पे हम सिर्फ यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसके बाद में जो इसकी वीमा है, हम वीमा भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वीमा होगी, देखो वीमा कैसी, अब ये बताओ वेग की वीमा क्या होती है, LT/-1। और जो वैद्युत क्षेत्र की वीमा होती है, देखो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, अपॉन Q। बल की विमा क्या होती है, MLT/-2 अपॉन Q की विमा AT। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है क्या होती है, MLT/-3 A/-1। यही तो होती है वैद्युत क्षेत्र की विमा, क्योंकि यदि हमें फॉर्मूला पता है E बराबर F/Q, तो हम क्या है विमा निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी विमा, M/1, L से L खत्म, नहीं पर नहीं, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ठीक है, ये L से L खत्म, तो M⁻⁻1, ठीक है, T⁻3 है, ऊपर जाने के बाद प्लस की 3 में से 1 गया, कितनी हो जाएगी, तो 0 हो गई, T+2, और A ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, A+1। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आप इसकी विमा भी।
ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, यही है क्या, मुझे लगता है सही होगी। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो प्यारे बच्चों अब आता है हमारा ओमीय प्रतिरोध। देखो जो ओमीय प्रतिरोध है ये किसके अंतर्गत आता है, ओम के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर करा रहा हूँ सीरीज वाइज। तो देखो ओमीय जो प्रतिरोध होता है, सबसे पहले बता दूं कि वे चालक जो ओम का नियम का पालन करते हैं वे तो ओमीय चालक कहलाते हैं, और उनका प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। तो लिख देता हूँ कि वे चालक जो, सिंपल है तो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। ठीक है, और इनका प्रतिरोध क्या कहलाता है हमारा, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनके बीच में जो हमें पता है कि इनके बीच में क्या है, धारा बहने लगती है, और जो विभवांतर है यानी दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कहलाता है। तथा इसके लिए जो हमारे ओमीय प्रतिरोध देते हैं V/I का अनुपात क्या है, नियत रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और VI ग्राफ में ग्राफ की ढाल क्या मिलती है हमें, सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा मतलब है कि जब हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ गए होंगे। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अनओमीय प्रतिरोध। यानी कि इसमें भी बिल्कुल सेम ही है कि वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं, हमारे अनओमीय चालक कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रतिरोध होता है, इनका प्रतिरोध क्या होता है, इनका प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए क्या है मैं इनको करा रहा हूँ। ठीक है, और करते हैं, और इनमें V/I का अनुपात, ठीक है, यानी जो V/I है इसका जो अनुपात है क्या है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तथा VI ग्राफ में ग्राफ की ढाल अरैखिक प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अरैखिक का मतलब है क्या है कि हमें कभी भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। और एक बात और है कि जब भी हम किसी भी चालक को गर्म करते हैं तो उसका क्या है, ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने के कारण क्या है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो टक्करों में लगा समय है वो घट जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, ये है गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। देखो गत्यात्मक प्रतिरोध होता है हमारा, यानी जो भी हमारे अनोमीय चालक रहते हैं, लिख ही देता हूँ, यानी कि अनओमीय
चालकों के लिए डेल वी अपॉन डेल आई, ठीक है, को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से देखो, जो हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध होगा आर बराबर डेल वी बटे डेल आई, बस इसे ही हम क्या है गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और देखो इसका जो हमारा डायग्राम रह गया इस वाले का, तो इसका जो डायग्राम है मैं किधर बनाऊँ, इधर ही बना देता हूँ। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा ये वाला बनेगा ऐसे, ठीक है। इधर लगा दो आई, इधर लगा दो वी, इसमें भी ऐसे ही कर लो, इधर लगा दो आई, ठीक है, और इधर लगा दो वी, ठीक है पहले बच्चों। अब इसके बाद में देखो हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है। चलो नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वर्क भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि देखो एक हमारा वो डेरिवेशन हो गया जिससे आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।